हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन योर हिंदी क्लास। बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह के गद्य खंड से गलता लोहा नामक कहानी को पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने इस पाठ में यह पढ़ा कि किस प्रकार से कहानी के मुख्य पात्र मोहन और धनराम को अपने जीवन में संघर्ष के रास्तों से गुजरना पड़ता है। और मोहन, जो कि बचपन में पढ़ने में काफ़ी मेधावी था, काफ़ी होशियार था, लेकिन आगे चल कर के परिस्थितियों के कारण वह एक उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाया और उसे रोज़गार पाने के लिए कल कारखानों का चक्कर लगाना पड़ा। साथ ही हमने धनराम के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से निम्न जाति का होने के कारण उसके प्रति लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि जो धनराम है वो बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाएगा और आगे चल कर के उसे अपने पैतृक काम को अर्थात लोहार के काम को अपनाना पड़ेगा। और हमने देखा कि धनराम अपने पिता की मृत्यु के बाद किस प्रकार से उनके कामकाज को अपना लेता है। हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से मोहन और धनराम जो बचपन के मित्र थे, एक दूसरे से अपने विगत जीवन के बारे में चर्चाएं करते हैं। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप सभी लोग अपनी बुक को उस पेज पे ओपन करिए जहाँ से आपको इस पाठ को आगे पढ़ना है। आप सभी को अपनी बुक को पेज नंबर 62 पर अर्थात 62 पर ओपन करना है और उसके लास्ट पैरा से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले के गद्य खंड को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। तो बच्चों, इस गद्य खंड में लेखक यह बताना चाहता है कि जब धनराम और मोहन ने अपने बचपन के दिनों की अपने शिक्षक त्रिलोक सिंह जी के बारे में तथा अपने जीवन की अन्य घटनाओं के बारे में चर्चा कर ली, तो फिर जो धनराम था वह मोहन के द्वारा लाए हुए औजार को धार लगाने के काम में लग गया। तो आप सभी को पता है कि मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए को लेकर के गया था, क्योंकि मैंने बताया है कि हंसुआ एक प्रकार का औजार है जो खेतों में घास वगैरह की फसल की कटाई के लिए और घर में साग सब्जियों की कटाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी लोग इस शब्द से परिचित होंगे, क्योंकि सबके घर में अभी भी हंसुए का प्रायः प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो उसने क्या किया कि हंसुए के फाल को बेत से निकालकर, फाल हंसुए का अग्र सिरा होता है जो बेत के अंदर होता है, और बेत को चूँकि पकड़ करके हम आसानी से काम कर सकते हैं, इसलिए हंसुए में क्या लगा दिया जाता है, बेत लगा दिया जाता है। तो उसे उसने बेत से निकाल लिया, जिससे कि वो अच्छे से उसकी मरम्मत कर सके। भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। मन लगाकर माने पूर्ण तन्मयता के साथ
जितना उसके अंदर हुनर था, उस पूर्ण हुनर के साथ उसने मोहन के हंसुए की मरम्मत कर दी, अर्थात हंसुए पर धार लगा दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था, अर्थात जब उसने धार लगा दी, चूँकि वह लोहा गर्म करके धार लगानी पड़ती है, तो उसे ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया। और धनराम को लगा कि उसने मोहन से कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली, अर्थात उसका कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया। तो उसने जल्दी से उसके हंसुए के ठंडा होने के बाद उसमें बेत लगा दी और मोहन को वापस देता हुआ मानो उसने उसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ली हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथों भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। धनराम ने कहा कि आपका यहाँ पे आने से समय व्यर्थ हुआ है। अब पंडित जी के पास तो ज़्यादा समय रहता नहीं है, लेकिन अगर वो इन औजारों को किसी के द्वारा मेरे पास भिजवा देते तो आपके यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मैं तुरंत इसकी मरम्मत करके वापस कर देता। तत्काल से मतलब होता है तुरंत, यानी तत्काल शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब है तुरंत। अब चलिए हम देखते हैं कि ये तो धनराम की मनोदशा थी। मोहन अब धनराम के बारे में और जो उसने समय व्यतीत किया, क्या उसका भी ध्यान इस पर है, उसको देखते हैं। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना रही हो। अब देखिए कि जहाँ एक तरफ धनराम ये सोच रहा है कि मोहन एक ऊंचे खानदान का, एक ब्राह्मण जात से संबंधित है और उसका उस जैसे निम्न जात के यहाँ बहुत देर तक बैठना उचित नहीं है, तो वह संकोच कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मोहन जो इन झूठे दिखावों में, इन बाह्य आडंबरों में कोई विश्वास नहीं रखता है, उसे जरा सा भी इस बात का दुख नहीं है कि वह किसी निम्न जात के यहाँ बैठा हुआ है और उसे यहाँ से जाने की कोई जल्दी हो, बल्कि वह हंसुए की मरम्मत हो जाने के बाद भी वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहा। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। इसमें लेखक ने गांव की एक प्रचलित मान्यताओं को उजागर करने का प्रयास किया है और हम देख पाते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो प्रायः निम्न वर्ग के यहाँ बहुत कम आया जाया करते हैं। अगर किसी आवश्यक कार्य से उनको उनके यहाँ जाना भी होता है तो तुरंत वो वापस लौट आया करते हैं। वो उनके यहाँ ना तो बैठते हैं और ना ही निम्न जात के लोग उन्हें बैठने के लिए कहने का साहस जुटा पाते हैं, क्योंकि ऐसी उच्च जात के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। अभी आप कहानी पढ़ेंगे तो ये प्रसंग आगे आएगा। किसी कामकाज के सिलसिले में, सिलसिले का मतलब होता है किसी काम के लिए, सिलसिले का मतलब होता है कि किसी काम के लिए, किसी से संबंधित काम के लिए यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। निपटाना मतलब संपन्न करना। समाप्त करना, संपन्न करना, खत्म करना, आप जो भी लिख सकते हैं। तो बातें उसी में निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मैंने अभी आपको बताया, पिछले कुछ वर्षों से शहर में रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। यानी पिछले कुछ दिनों से जो मोहन था वो शहरों में रहने लगा था, लेकिन अभी भी उसे गांव के वो रीति रिवाज, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, जो बाहरी दिखावा है,
जो कुल की श्रेष्ठता का और कुल की हीनता का एक भाव है वो उसके मन से गया नहीं था, अर्थात वो उन चीज़ों से परिचित था, वह उन सभी रीति रिवाजों से भली भांति परिचित था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। अर्थात धनराम यह सोच रहा था कि आखिर मोहन के व्यवहार में इतना सारा परिवर्तन क्यों देखने को मिल रहा है, अर्थात मोहन अन्य लोगों की तरह से जो उसकी जात के हैं उन लोगों की तरह से वह व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक लोहे की मोटी छड़ थी, धनराम ने उसे आग में तपा करके गला करके उसे मोड़ने का प्रयास किया। एक हाथ से सणसी पकड़कर, सणसी शब्द आप लोगों ने सुना होगा, गांव में प्रायः चिमटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो महिलाएं होती हैं ग्रामीण अंचल की, वो प्रायः रोटियां वगैरह सेकने के लिए उस चिमचे का प्रयोग करती हैं। आपने सणसी शब्द भी सुना होगा, एक प्रकार से जिसे आप गांव में पिलास बोलते हैं, वो होता है जिसको हम किसी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उससे उसने क्या कर रखा था, गर्म लोहे की जो छड़ थी उसे पकड़ रखा था और फिर उस पर हथौड़े की चोट कर रहा था। तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा ना फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। तो जो मुंह था उसका पिलास का, सणसी का, उसमें ठीक तरीके से लोहा जो है आ नहीं पा रहा था। तो जो आकार धनराम देने का प्रयास कर रहा था उस लोहे की छड़ को, जो गोलाई देने का प्रयास कर रहा था, वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते, नपी तुली का मतलब एक प्रकार से सावधानी पूर्वक, नपी तुली का मतलब सावधानी पूर्वक, अर्थात जितनी चोट की ज़रूरत है उतनी चोट देते हुए अभ्यस्त हाथों से, अभ्यस्त का मतलब अभ्यास होना, अभ्यस्त होना अर्थात कार्य की जानकारी होना, कार्य का पूर्व ज्ञान होना, यानी पहले से किसी काम को करते हुए जानना। धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रख कर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोल का रूप दे डाला। सुघड़ गोले का मतलब, सुघड़ मतलब सुंदर, सुघड़ मतलब सुंदर, जब खूब अच्छे से गोला जो बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, सुंदर, यानी एक सुंदर गोलाई का रूप दे दिया। अर्थात जो धनराम करना चाह रहा था मोहन ने उसे कर दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी के काम में जा कर के दखल देना, अर्थात लग जाना, बिना किसी के कहे हुए उसके कार्य में लग जाना। तो चूँकि धनराम ने तो मोहन को कहा नहीं था कि वह उसकी सहायता करे, लेकिन जब मोहन ने देखा कि धनराम अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहा है तो वह अपने आप ही उसकी सहायता करने पहुंच गया। तो मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला, यानी धनराम को उसे रोकने का मौका नहीं मिला और उसे यह कहने का मौका ही नहीं मिला कि आप रहने दीजिए, ये आपका काम नहीं है। लेकिन मोहन जो कि एक शहरी युवक था और वह जात पात में तथा इन बाहरी दिखावों में विश्वास नहीं रखता था, वह उसके कार्य में जुट गया, क्योंकि वह भी कल कारखानों में इसी से संबंधित कार्य कर रहा था। तो उसे उस कार्य का पूर्ण क्या था, ज्ञान था। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। अवाक माने आश्चर्यचकित होकर के, अवाक अर्थात आश्चर्यचकित होकर।
उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। अर्थात धनराम को इस बात का उतना आश्चर्य नहीं हुआ कि मोहन इस कार्य को कैसे इतनी दक्षता के साथ इतने सुंदर तरीके से कर सकता है, जबकि वह उसका कार्य नहीं है। बल्कि उसे इस बात का ज़्यादा आश्चर्य था कि मोहन, जो कि एक ब्राह्मण जाति से संबंधित है, एक ब्राह्मण जाति का है, वो कैसे अपने स्थान से उठ करके और उसके काम करने के औजारों को लेकर के, अर्थात धनराम के काम करने के औजारों को लेकर के उसके काम को करने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं अगर ऐसी अवस्था में किसी ने मोहन को देख लिया तो वह यही सोचेंगे कि धनराम ने निसंदेह इससे यह काम करने की सहायता मांगी होगी और वे लोग उसे उसके बदले में डांट फटकार लगाएंगे तथा साथ ही साथ मोहन को भी दो चार बातें सुननी पड़ सकती है। इसीलिए वह डर के कारण इधर उधर देखने लगा कि कहीं ऐसी अवस्था में कोई उसे देख तो नहीं रहा है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन, उदासीन का मतलब होता है कोई ध्यान न देना, मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। त्रुटिहीन माने जिसमें कोई कमी ना हो, त्रुटिहीन का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक का मतलब एक कारीगरी की, एक अपने कार्य को पूर्ण करने की, एक प्रकार से अपने काम की जानकारी की चमक थी। अर्थात उसे उस बात का अभिमान था कि वह इस कार्य को अच्छे से कर ले गया, जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। यानी उसके मन में ना तो ऊंची और छोटी जात को दिखाने का कोई भाव था, ना ही किसी से आगे या पीछे हो जाने का डर था, बल्कि वो सहज भाव से अपने कार्य को कर रहा था। तो बच्चों, अब हमने पूरी कहानी को पढ़ लिया और पूरी कहानी को पढ़ करके हमने ये जाना कि प्रस्तुत कहानी में किस प्रकार से लेखक ने ग्रामीण अंचल में, विशेषतः ग्रामीण अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को उजागर किया है। साथ ही साथ गाँव में जो एक जातिगत बंधन है, जो एक ऊंची जात और छोटी जात को दिखाने का एक आडंबर है, वो किस प्रकार से किसी के रास्ते की, किसी के प्रगति के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, किसी के रास्ते का रोड़ा है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से होनहार युवक, अच्छे पढ़े लिखे युवक गरीबी के कारण, उचित सुविधाएं ना मिल पाने के कारण एक दूसरे का शिकार हो जाते हैं और वे उस मंजिल को नहीं पा पाते हैं जो उनको मिलना चाहिए। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से शहरों में रहने वाले लोग जब बेरोजगार होकर के काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं तो उनके मन से जो एक झूठी जात का और झूठे बड़े होने का जो अभिमान होता है वो चूर चूर हो जाता है। तो बच्चों, यह कहानी हमको यह सीख देती है कि हमें सुनियोजित तरीके से व्यक्ति को पहचानते हुए अपने कार्य को करना चाहिए और ना ही कोई काम बड़ा होता है, ना ही कोई काम छोटा होता है, बल्कि कार्य में निपुणता, कार्य में दक्षता ही व्यक्ति को सम्मान दिलाती है।
अगर हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन अगर हम उसे कर ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारा कोई सम्मान नहीं होगा। जैसे हम अगर पढ़ा रहे हैं, हम टीचर हैं, लेकिन अगर हम टीचिंग का जॉब अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमको वो सम्मान नहीं मिल सकता है जो कि एक ऐसे शिक्षक को मिलेगा जो अच्छे से पढ़ाना लिखाना जानता हो। तो हमको अपनी क्षमता का आकलन कर कर के पूर्ण निष्ठा के साथ किसी भी कार्य को करना चाहिए। तो इस पाठ को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब आप एक बार पुनः पाठ को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। अगर कहीं भी प्रश्नों का उत्तर देने में या किसी प्रकार की कोई अन्य परेशानी आती है तो आप मुझसे निसंदेह संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बच्चों, यह देखा गया है, यह मैंने पाया है कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अटेंडेंस भी नहीं देते, तो कुछ केवल अटेंडेंस देते हैं फिर क्लास को छोड़ करके भाग जाते हैं। आप पूरी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, कुछ लोग तो वीडियोज़ को ओपन ही नहीं करते, तो कुछ केवल 1 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड 5 मिनट देख करके ही बंद कर देते हैं। बच्चों, हम सभी लोग आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। अपने काम को दिन रात पूर्ण तन्मयता के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक फिर हम इस कार्य में सफल नहीं होंगे। आप जान रहे हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस का इस समय दौर चल रहा है और आपके ऑनलाइन क्लासेस में कैसी भागीदारी है, कैसा पार्टिसिपेशन है, उसी पे हम आपको इंटरनल मार्क्स दे पाएंगे। अगर आप पूरी वीडियोज नहीं देखेंगे, आप रेगुलर क्लासेस नहीं लेंगे, आप जो भी काम आपको दिए जाते हैं उसे समय पे नहीं करेंगे, तो फिर हम आपको इंटरनल जो हमारे मार्क्स होते हैं उसमें हम अच्छे मार्क आपको दे नहीं पाएंगे और फिर आपके साथ वो एक प्रकार से आपके साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, एक प्रकार से आपको मेरा यह सुझाव है कि आप सभी लोग रेगुलर क्लास लें, पूरी वीडियो देखें, किसी भी विषय को हल्के में ना लें। आपका जो विषय है वो बहुत ही आसान है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो बहुत आसान है, लेकिन तब जब आप क्लास को लेते रहें और बराबर प्रश्नों को लिखते रहें तो निसंदेह आप बड़ी आसानी से अन्य विषयों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। आप 90% प्लस पा सकते हैं, 100 पा सकते हैं, लेकिन आपको पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ना होगा, अपने काम को करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग अपनी क्लासेस को टाइमली लेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि आप जो कुछ करते हैं वो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि यहाँ पे सब पता चल जाता है कि कितनी घंटे वीडियो देखी गई, कितने व्यूज़ हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, कितने लोग अपने काम को पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कितने लोग कितनी समय तक वीडियो को देख रहे हैं। ये सब कुछ हमको मिल जाती है, सबकी सूचनाएं, और हम उसी के बेस पे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट और डाटा तैयार करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। उससे पहले आप इस पाठ की से संबंधित जो प्रश्नाभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, उसे स्वयं करें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको कोई समस्या आती है तो आप निसंदेह, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।